हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप बेहतर हैं, हेल्दी हैं और आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक से चल रही है। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद मैं आपसे रूबरू हुआ हूँ और इस बार जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो क्लास 6 की बुक है। क्लास 6 न्यू लॉन्ग एंड विस्टास की बुक है और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, एक्सप्लेन करने वाला हूँ हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 12। तो आइए एक एक चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। बिल्कुल बड़े आराम से मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा और आप भी हड़बड़ी में ना रहें। आराम से जब आपके पास समय हो तो ही ये वीडियो आप देखें। अगर जल्दबाजी में है तो वीडियो को स्किप करिए और जब फ्री हों, खाली हों, आराम से अच्छे दिमाग के साथ, हेल्दी माइंड के साथ बैठ करके आप मेरे साथ ये पढ़ सकते हैं। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला हेडिंग इसमें दिया हुआ है आपका आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर में दिया है स्तूप। अब ये स्तूप क्या है, आइए समझते हैं। लिखा हुआ है द बिल्डिंग्स दैट हैव सर्वाइव्ड फ्रॉम द पास्ट स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट द क्राफ्ट्समैनशिप ऑफ द इंडियंस। कह रहे हैं कि पुराने समय की जो बिल्डिंगें बच गई हैं, ठीक है, काफ़ी सारी पुरानी बिल्डिंगें पुराने समय की, नियर अबाउट 500 ईयर्स, 600 ईयर्स, 700 ईयर्स, अप टू 1000, 1500 ईयर्स, तो वो क्या हो गई हैं, वो अधिकतर जो बिल्डिंगें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, गिर गई हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो गई हैं। लेकिन जो कुछ बच गई हैं वे उस ज़माने के पास्ट के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। वन सच एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंशियंट बिल्डिंग इज़ द स्तूप। और इसी तरीके से एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है ये कि पुराने समय की बिल्डिंगों में एक बिल्डिंग स्तूप भी होती है जो हमें उस ज़माने की बहुत सारी नॉलेज देती है। अब बता रहे कि स्तूप क्या है ये। अ स्तूपा इज़ अ माउंड कंटेनिंग द रेलिक्स लाइक टीथ, हेयर, बोन्स एंड एशेज ऑफ बुद्धा और इज फॉलोअर्स। ये कह रहा है कि जो स्तूप होते हैं ना, वो होते क्या हैं कि बुद्ध और उनके फॉलोअर्स के टीथ हो गए, हेयर हो गए, बोन हो गए, या एशेस, एशेस मतलब राख हो गए, ठीक है, उनको लेकर के बीच में एक छोटे से बॉक्स में, जिसे कैस्केट कहते हैं, ठीक है, रख दिया जाता है और उसके चारों ओर एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, गुंबद नुमा आकृति यानी कि स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और उसे स्टोन से, स्टोन के स्लैब से, ठीक है, पत्थर, छोटे छोटे अच्छे तराशे हुए पत्थर होते हैं, स्लैब होते हैं, स्लैब को एक के ऊपर रख करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जैसे कि डोम यानी कि गुंबद हो, ठीक है। अब पाथ नोन एज प्रदक्षिणा, और उस स्तूप के चारों ओर एक छोटा सा पाथ बनाया जाता है, सर्कल टाइप का पाथ बनाया जाता है जिसे प्रदक्षिणा कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। इज लेड आउट अराउंड द स्तूप अलॉन्ग विच द डिवोटीज इनसर्कल इट। और जो भी भगवान बुद्ध के, लॉर्ड बुद्धा के जो भी फॉलोअर्स होते हैं या उनके जो डिवोटी होते हैं, डिवोटी मतलब भक्त होते हैं, वो जब स्तूप के दर्शन करने आते हैं तो वो जो प्रदक्षिणा पथ होता है, जो सर्कल बनाया गया है, उसकी वो परिक्रमा करते हैं, यानी घूमते हैं चारों ओर, उसके घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। आगे बता रहा है वन ऑफ द फाइनेस्ट स्तूपास बिल्ट वॉज सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश। और इसी प्रकार के स्तूपों में जो सबसे शानदार स्तूप बना हुआ है, जो सबसे अच्छा माना जाता है, वो है सांची स्तूप। और ये सांची स्तूप कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका, अशोक के समय ये स्तूप बनाया गया था। और आप जानते ही हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध जीतने के बाद उसको युद्ध से घृणा हो गई, क्योंकि बहुत लाखों लोग मारे गए थे, तो इसका मन उचट गया इससे, और उसने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। द सांची स्तूप वॉज इन लार्ज ट्वाइस इन साइज अंडर द सुंगास। और सांची स्तूप जो है, जब मौर्य एम्पायर का समय ख़त्म हो गया, अशोक किस वंश का राजा था, तो मौर्य एम्पायर के राजा था ना वो, तो वो जब ख़त्म हुआ तो शुंग डायनेस्टी का समय जब आया, जब शुंग राजा हुए, ठीक है, तो शुंग राजाओं के समय सांची स्तूप को और इनलार्ज किया गया और उसको बढ़ाया गया और बड़ा किया गया, और उसमें और भी कुछ
कंस्ट्रक्शन के कार्य हुए थे। द ब्यूटीफुली क्राफ्टेड गेटवेज, और गेटवे बनाए गए, दरवाजे बनाए गए उसमें, जिनको तोरण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तोरण। एंड द रेलिंग्स वेयर आल्सो एडेड द शुंगास, और रेलिंगें बनाई गई थी। किसके समय? शुंग राजाओं के समय। शुंग राजाओं के समय तोरण और रेलिंग, ये दो चीज़ें उसमें ऐड की गई। अनदर स्तूप इन एट भरहुत, ठीक है। इसी प्रकार एक और भी स्तूप है, भरहुत का स्तूप, वो भी देखने लायक है। इन सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया का मतलब है कि आपकी मध्य भारत में। वॉज ऑल्सो बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ शुंगास, और शुंग राजाओं के समय ही भरहुत स्तूप का भी निर्माण किया गया था। सिमिलरली इन डेक्कन अ मैग्निफिसेंट स्तूपा वॉज बिल्ट इन अमरावती, और डेक्कन, डेक्कन का मतलब दक्षिण भारत से है, दक्कन के पठार से है, डेक्कन प्लेट्यू से है। तो उस ज़माने में दक्षिण भारत को दक्कन ही कहा जाता था, ठीक है। उसमें कुछ महाराष्ट्र का भी इलाका था, तो उनको मिला के डेक्कन कहा जाता था, ठीक है। तो दक्कन में भी, दक्कन के अमरावती शहर में एक बहुत ही अच्छा स्तूप है, वो भी देखने लायक है। दूसरा आपका है केव्स। केव की हिंदी क्या होती है? तो गुफा होती है। वी ऑल्सो फाइंड एविडेंस ऑफ आर्टिफिशियल केव्स, हमें इसके भी एविडेंस मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि कुछ आर्टिफिशियल केव्स जो है कि बनाई गई थी इस ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस काल के दौरान, ये जिस समय की बात कर रहा है उस समय में ये बनाई गई थी। दिस केव्स वेयर मेड आर्टिफिशियली आउट ऑफ रॉक्स, ये गुफाएं किसकी बनाई जाती थी? तो बड़े बड़े जो पहाड़ होते थे या जो पहाड़ियाँ होती थी, ठीक है, उनको कट करके ये बनाई जाती थी, और उनको डेकोरेट भी किया जाता था, ठीक है। मूर्तियाँ बनाई जाती थी, स्कल्पचर्स बनाए जाते थे, स्टैचूज़ बनाए जाते थे, और वॉल, दीवालों पे जो है कि पिक्चर्स उकेरे जाते थे, आकृतियाँ उकेरी जाती थी, ठीक है। ये सब चीज़ें थी। तो ये केव्स, इस प्रकार के केव्स की एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आपकी बुक में यहाँ एग्जांपल नहीं लिखा हुआ है, हो सकता है कि आगे आपकी बुक में इन केव्स के बारे में जानकारी दे। भीमबेटका नाम की एक आपकी केव्स है, ठीक है। एलिफेंटा नाम की केव्स है। तो भीमबेटका तो आपके मध्य प्रदेश में है, और एलिफेंटा या अजंता जो आपकी केव है ये आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो इन दोनों गुफाओं को जब आप देखने जाएंगे ना, अजंता एंड एलोरा केव या भीमबेटका, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छे चित्र मिलेंगे, पिक्चर्स मिलेंगे, और आपको स्टैचूज़ भी मिलेंगी, मूर्तियाँ भी मिलेंगी। उस ज़माने में पत्थरों को काट काट के दीवालों पे बनाई गई थी, पत्थर की दीवार बनाई गई, उस पर ये चीज़ें आपकी उकेरी गई, ठीक है। क्योंकि मैंने स्वयं इसको देखा नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन आप यूट्यूब पे चाहे बाकी जगह पे आप इन प्रकार की गुफाओं को सर्च कर सकते हैं, और उन्हें देख भी सकते हैं, उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज आप ले सकते हैं। टेम्पल्स की बात कर रहा है ये, अगला हेडिंग आपका टेम्पल है। फिर लिखा क्या है? द गुप्ताज बिल्ड द अर्लीस्ट टेम्पल डेडिकेटेड टू डेटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड अदर हिंदू गॉड। ये आपको बताना चाहता है, बुक ये आपको बताना चाहती है कि मंदिरों के बनने का जो कॉन्सेप्ट है वो गुप्त राजाओं के समय से शुरू हुआ। जो गुप्ता एम्पायर था, जो गुप्त साम्राज्य था, जो गुप्त राजा थे, उनके समय से ही जो आजकल के मंदिर की जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, तो मंदिरों में भगवान को रख करके, भगवान की मूर्ति, डेटी मतलब देवता होता है, तो मंदिरों में भगवान की मूर्ति रख करके और एक व्यापक यानी कंप्लीट मंदिर बना करके पूजा करने का जो सिस्टम आया ना, तो वो गुप्त राजाओं के ही समय में आया। और वो किसकी मूर्तियाँ रखते थे या किसके मंदिर बनाते थे या किसकी पूजा करते थे? तो लॉर्ड विष्णु की और शिव की और अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा वो करते थे। दिस टेम्पल्स वेर कंस्ट्रक्टेड अराउंड द गर्भगृह, यानी जो मेन स्थान होता था जिसमें मूर्ति रखी जाती थी उसको गर्भगृह कहा जाता था। वेयर द इमेज ऑफ डेटीज वॉज प्लेस्ड, जो डेटी यानी देवता या देवी की मूर्ति जहाँ रखी जाती थी ना, उसको गर्भगृह कहा जाता था। और लोग वहीं आते थे, मूर्ति को स्पर्श करते थे, वो फूल पत्ती चढ़ाते थे और पूजा किया करते थे। और रिलीजियस रिचुअल्स वे परफॉर्म्ड,
या जो धार्मिक जो रिचुअल्स होते हैं, जो आपके रीति रिवाज होते हैं, जो संस्कार होते हैं, संस्कार कह सकते हैं आप इन्हें, ठीक है, रिलीजियस फंक्शंस आप कहेंगे तो ज़्यादा आपको बेटर होगा। सांस्कृतिक या जो भी ये कार्यक्रम होते हैं जो पूजा पाठ से रिलेटेड, जो पूरे परिवार के साथ आदमी अनुष्ठान, हाँ अनुष्ठान कहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान जो होते हैं वो सारे परफॉर्म किए जाते थे, तो गर्भगृह में ही वो परफॉर्म किए जाते थे। अब आते हैं अगले पेज पे चलते हैं। दिस टेम्पल्स हैड अ टावर नोन एज शिखर। और इन मंदिरों, ठीक है, कि में एक टावर होते थे, यानी ऊंचा, जो बहुत ऊंचा बनाया जाता था उसको शिखर कहा जाता था। मंदिर का जो सबसे ऊंचा भाग होता था, ठीक है, बिल्ट एबव द गर्भगृह, उसी गर्भगृह के ठीक ऊपर जो बनाए जाते थे जिसको शिखर कहा जाता था। टू मार्क द सैंक्टिटी, और सैंक्टिटी को मार्क करने के लिए बनाए जाते थे ये। टेम्पल्स यूजुअली हैड अ हॉल ऑल्सो नोन एज मंडप, और उस मंदिर में जो गर्भगृह होता था, जहाँ मूर्ति रखी जाती थी, उसके आसपास किला, उसके आसपास जो है कि चारों ओर क्या बनाया जाता था, हॉल बनाया जाता था जिसे मंडप कहा जाता था। वेयर पीपुल असेंबल्ड, और मंडप का जो यूज़ किया जाता था वो किस लिए किया जाता था, तो कई सारे लोगों के इकट्ठा होने के लिए किया जाता था, ठीक है। अब कुछ लोग अंदर मंदिर में है, गर्भगृह में है, जो पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो बाकी लोग उस मंडप में खड़े होते थे या वहाँ वो बैठे रहते थे या अपनी बारी का इंतजार करते थे। इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में, द पल्लव एंड चालुक्यास अंडरटुक बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑन अ ग्रेट स्केल। बता रहा बुक आपको कि दक्षिण भारत में पल्लव राजाओं ने और चालुक्य राजाओं ने, ये दोनों एक वंश हुआ करते थे, डायनेस्टी हुआ करता था, पल्लव डायनेस्टी एंड चालुक्य डायनेस्टी। उन्होंने ये बिल्डिंग्स जो बनाई या जो कलाकृतियाँ बनाई वो अलग ही स्केल पे वो ले गए। द पल्लव बिल्ट अ नंबर ऑफ स्टोन टेम्पल्स, पल्लव राजाओं के समय, पल्लव किंग के समय पत्थरों को काट काट के ही टेम्पल्स बनाए गए। इन द 7th एंड 8th सेंचुरी, यानी आज के 1400 या यूं कहें तो 16 या 1700 ईयर्स पहले, 700 या 800 कर रहा है ना, तो 12 और ये, हाँ लगभग ये इतने 100 साल पहले, 700 या 800 के आसपास ये बनाए गए। द मोस्ट फेमस ऑफ देम आर रथ टेम्पल, और जो इनमें से जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ इस प्रकार के जो मंदिर बनाए गए पल्लव राजाओं के द्वारा, रथ मंदिर एक आपका है महाबलीपुरम में या मामल्लपुरम, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि महाबलीपुरम सिटी जो है कि किस स्टेट में इंडिया के सिचुएटेड है। तो ये जो मामल्लपुरम या महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ना, वो बहुत ही फेमस है। फॉर बिल्डिंग सच टेम्पल्स द स्टोन्स कटर्स हैड टू वर्क फ्रॉम टॉप टूवर्ड द बॉटम, और ये पूरा का पूरा मंदिर जो है कि पत्थरों को काट काट के ही बनाया गया है। तो जो उस ज़माने के जो कारीगर थे, जो आर्टिस्ट थे, जो आर्टिसन थे, जो बनाते थे, सोचे वो कितनी मेहनत करते थे। उस ज़माने में ऐसी टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, इतनी मशीनें डेवलप नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा शानदार मूर्ति बनाया और ऐसे शानदार मंदिर बनाए जो आजकल के टाइम में बनाना पॉसिबल ही नहीं है, बनते भी नहीं है। द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का शोर मंदिर या मामल्लपुरम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्रिक टेम्पल। वो जो मंदिर है वो ब्रिक यानी ईंटों से बनाया गया है, विच आर बिल्ट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप अनलाइक द अदर स्टोन टेम्पल्स, जो बॉटम से और टॉप तक अन्य मंदिरों की अपेक्षा अलग अलग प्रकार से बनाया गया है। इन एडिशन द पल्लव ऑल्सो बिल्ट सेवरल टेम्पल्स एट कांची, पल्लव राजाओं ने, पल्लव किंग्स ने कांची नाम के शहर में और भी मंदिर बनाए। अ गुड एग्जाम्पल इज द कैलाशनाथ टेम्पल बिल्ट इन द 8th सेंचुरी, और उन मंदिरों में से जो सबसे शानदार एग्जाम्पल है वो है आपका 8th सेंचुरी में बनाया हुआ कैलाशनाथ टेम्पल। आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे
कि कैलाशनाथ जो टेम्पल है वो किस डायनेस्टी के किस राजा ने या किस किंग ने बनाया था, या किसने उस मंदिर को बनवाया, कैलाशनाथ टेम्पल को किसने बनाया, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। फिर आपका अगला हेडिंग है जो दिया हुआ है, ये देखिए, ये जो फिगर दिया हुआ आपका ना, वो आपका शोर टेम्पल का है। ठीक है, ये जो फिगर दिया हुआ है वो किसका आपका है, ये शोर टेम्पल आपका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है द चालुक्य ऑफ बादामी। बादामी नाम का एक स्थान था महाराष्ट्र में। ठीक है, वहाँ के जो चालुक्य थे उन्होंने बहुत से मंदिर बनवाए। तो ऐहोल नामक एक स्थान था, वहीं पे इन्होंने अपने मंदिर बनाए। देर आर एज मेनी 70 टेम्पल्स एट ऐहोल। तो ऐहोल नाम का जो शहर या स्थान है, वहाँ पे लगभग 70 मंदिर के आसपास इन्होंने बनाए। अगले हेडिंग पे चलते हैं, बिल्डिंग स्तूपास एंड टेम्पल्स। द बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स एंड स्तूपास वॉज नॉट ईजी। स्तूप या मंदिरों के जो बिल्डिंग बनाए जाते थे वो आसान नहीं थे। दे वेर बिल्ट इन सेवरल स्टेजेस। उन्हें कई स्टेज में बनाना पड़ता था, एक ही बार तैयार नहीं होते थे। अ गुड क्वालिटी स्टोन हैड टू बी फाउंड। अच्छे क्वालिटी के पत्थर मंगाने पड़ते थे। अब उन पत्थरों को कैसे किया जाता था, तो छीनी या हथौड़े से कट कट करके किया जाता था। छीनी अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इस छीनी नाम के वर्ड को आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे या ऐसे गूगल करेंगे तो फिगर आपको दिखा देगा, तो आपको समझ में आ जाएगी। अब जो विलेज में जो लड़के रहते हैं वो छीनी समझेंगे भी, और उनके दिमाग में छीनी की एक तस्वीर भी आ जाएगी उनके दिमाग में। हथौड़ा तो वो समझते ही हैं, लेकिन जो सिटी के बच्चे हैं, जो शहर में रहते हैं, जो विलेज में रहते ही नहीं हैं, जिन्होंने विलेज नहीं देखा है, वो छीनी हथौड़ी नहीं समझ पाएंगे। तो छीनी हथौड़ी से ही काट काट करके और हाथों से ही वो पत्थरों को काटा जाता था। तो पत्थर उस हिसाब से तलाशे जाते थे कि बार बार उनको चोट करने पे पत्थर टूटे ना या बिखरे ना। उस प्रकार के पत्थर मंगवा करके और उसको बारी बारी से कट कट करके बनाए जाते थे। To the place where the stupa was to be built, then the artisan and craftsman, जो जमाने में आर्टिसन थे यानी जो कारीगर लोग थे, जो पत्थरों को कट करके मूर्तियां बनाने या मंदिर बनाने में जो एक्सपर्ट हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन जो थे यानी कि जो कारीगर लोग थे, हैड टू वर्क हार्ड टू कार्व द स्टोन्स एंड ब्यूटीफुल वॉल्स। तो इनको बड़ा मेहनत करना पड़ता था, क्योंकि पूरे पहाड़ या पहाड़ी को काट करके मंदिर की शक्ल देना और उसमें मूर्तियाँ बनाना, सारे के सारे पत्थरों को ही कट करके, सारा काम पत्थरों से ही होता था। तो उनको बहुत मेहनत और बड़ा ही बारीकी का काम था। थोड़ा सा इधर उधर ज़्यादा चोट मारा जाता था पत्थर पे तो पत्थर टूट जाते थे। ठीक है, बना बनाया कोई कांच या सांचा नहीं था कि उसमें डाल करके वो टेम्पल या मंदिर या मूर्ति बना लें। पिलर्स, सीलिंग्स एंड फ्लोर्स, तो उन पहाड़ों या पत्थरों को काट के उनको पिलर्स भी बनाते थे, वो सीलिंग छत भी बनाते थे उसी से, और फ्लोर नीचे के फर्श भी उन्हीं पत्थरों से बनाते थे। यू हैव सीन इन द केस ऑफ सांची स्तूप, ये सांची स्तूप में ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। दैट इट वॉज फर्स्ट बिल्ट बाय अशोक, जैसा कि आपको पहले से ही बताया गया है कि सांची सबसे पहले अशोक द्वारा बनाया गया। बाद में अन्य जो राजा थे उन्होंने भी उसको अपने अपने हिसाब से क्या किया कि दोबारा बनाया या डिज़ाइन किया, या जो कमियां थी उनको दूर किया। दिस मीन्स दैट बिल्डिंग अ स्तूप एज टेम्पल वॉज एक्सपेंसिव एंड कुड यूजली बी अंडरटेकन बाई किंग्स एंड क्वींस ओनली। तो इतने पढ़ाने से आपको ये जानकारी हो गई होगी कि स्तूप या जो मंदिर था उनको बनाना आसान नहीं था, और राजा या रानी ही उनको बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते थे, क्योंकि उनके पास पैसा भी होता था, पावर भी होता था और रिसोर्सेज भी होते थे। समटाइम्स रिच डिवोटीज ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द बिल्डिंग ऑफ द टेम्पल्स। कभी कभी क्या होता था कि जो धनी या जो रिच डिवोटी, जो धनी भक्त लोग होते थे, ठीक है, वो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर देते थे, कुछ पैसा वगैरह दान कर देते थे, तो टेम्पल्स बनाने में आसानी होती थी। और बहुत कई प्रकार के गिफ्ट भी वो टेम्पल को दे देते थे। फॉर डेकोरेटिंग द टेम्पल्स ऑफ स्तूपा, मूर्तियों को सजाने के लिए गहने, हीरे, चांदी, मोती, माणिक्य
दे दिए जाते थे दान में। गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स, जो सौदागर जो होते थे, जो व्यापारी लोग होते थे, फार्मर जो होते थे, गार्लैंड मेकर यानी माला बनाने वाले जो होते थे, ठीक है, सभी लोग अपने अपने स्तर से अपने अपने लेवल से क्या करते थे, कुछ न कुछ पैसे या दान दे देते थे, आसानी से मंदिर बन जाते थे। We get to know about these through the inscriptions carved out their names on the walls, railings and pillars. तो अब ये कह रहा है कि आप भी सोच रहे होंगे कि ये जानकारी कैसे मिलती है। तो जिन्होंने योगदान दिया, जिन्होंने पैसे रुपए दिए या जो कुछ न कुछ उनको दिया, तो इनके नाम पिलर्स पे लिख दिए जाते थे, ठीक है, इंस्क्रिप्ट कर दिया जाता था। तो उसे पढ़ के हमें जानकारी मिल जाती थी कि किसने बनाया और किन किन लोगों ने बनाने में हेल्प किया। द ग्रेटेस्ट स्पेसिमन, अब अलग हेडिंग आपकी आ रही है पेंटिंग करके। द ग्रेटेस्ट स्पेसिमन ऑफ पेंटिंग ड्यूरिंग द गुप्ता टाइम्स इज फाउंड द केव्स ऑफ अजंता। गुप्त काल, जो गुप्ता डायनेस्टी था, ठीक है, उस समय में अगर पेंटिंग की, अब तक तो जो भी बात हुई आपकी बिल्डिंग, टेम्पल और आपके स्तूप की बात हुई, अब जो पेंटिंग होती, जो चित्रकारी होती थी, वो किस लेवल की होती थी, तो उसका लेवल आपको देखना है ना, तो अजंता आप चले जाइए, अजंता एंड एलोरा। मैंने इस वीडियो की शुरुआत में अजंता एंड एलोरा का एग्जांपल आपको दिया था और कहा भी था कि हो सकता है आगे की हेडिंग में ये एग्जांपल दे। देखिए वो बात आ भी गई। महाराष्ट्र में अजंता गुफा में आप जब जाएंगे तो आप एकदम इंचेंटेड हो जाएंगे, वहाँ से आने का आपका मन नहीं करेगा। मैनी ऑफ दीज हॉलोड केव्स वेयर बुद्धिस्ट मॉनिटरीज, और कभी किसी समय में बुद्धिस्ट यानी कि जो बौद्ध धर्म के फॉलोअर होते थे, उनको रहने के लिए जो राजा होते थे, ठीक है, वो पहाड़ों को काट करके उनके अंदर गुफा बना देते थे, उन्हीं में ये रहा करते थे। और कभी कभी उन्हीं गुफाओं में ये लोग अपना कलाकारी करते थे, पेंटिंग वगैरह बना देते थे जो भगवान बुद्ध से रिलेटेड होती थी। भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कहानियाँ होती थी या जो चीज़ें होती थी, वे वो उस पर उकेरते थे या उन पर बनाते थे वो। और भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियाँ उन्हें जातक कथा के नाम से जाना जाता है। These paintings are realistic and natural and their beauty and colors have not faded even after 1500 years. कर ये जो पेंटिंगें होती थी, दीवार पे जो बनाई जाती थी, ठीक है, तो उनके कलर जो होते थे या उनकी जो ब्यूटी होती थी, वो इतनी नेचुरल होती थी कि 1500 ईयर्स बीतने के बाद भी उनके रंग डिस्कलर नहीं हुए हैं, फेंट नहीं हुए हैं, फीके नहीं हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पे। फिर कह रहा है कि इमेजिन हाउ हार्ड इट वुड हैव बीन टू मेक दिस पेंटिंग। कह रहा है कि सोचिए कितना हार्ड रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा इस प्रकार जो है कि पेंटिंग्स को बनाने के लिए, क्योंकि उतने ज़्यादा सोर्सेस या रिसोर्सेस उस ज़माने में थे नहीं और टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल भी नहीं थी। इन दिस डार्क केव्स, और वो जो पत्थरों को काट के जो बनाया जाता था ना, तो इसमें लाइट वगैरह नहीं रहती थी, उसमें प्रकाश उतना, लाइट उतना ज़्यादा जाता नहीं था, ठीक है। आजकल के ज़माने में तो कई प्रकार की लाइट्स आ गई, इमरजेंसी लाइट्स आ गई हैं, टॉर्च हैं, ठीक है, फ्लड लाइट्स हैं, कई प्रकार की लाइट्स हैं। तो अगर उनको जला दिया जाए तो रात में भी दिन की फीलिंग आती है। बड़े बड़े स्टेडियम में जो लाइट्स होते हैं तो रात में क्रिकेट मैच खेला जाता है, दिन जैसा प्रकाश होता है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ था नहीं, तो ये चीज़ें बनाना और भी कठिन हुआ करता था। प्रोबेबली दे वेयर मेड इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। तो कह रहा कि हो सकता है कि जला करके कुछ, जैसे उस ज़माने में जो दीपक जलते थे, ठीक है, उस टाइप के कुछ जला करके और प्रकाश करके इनको बनाया जाता था। आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग यूज्ड कलर्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट्स एंड मिनरल्स। और उस ज़माने के जो आर्टिस्ट होते थे जो इन पेंटिंग्स को बनाते थे गुफाओं में, वो कलर कहाँ से लाते थे, पौधों से, प्लांट से और मिनरल से कलर एक्सट्रैक्ट करके, निकाल करके वो इसको अंजाम देते थे और ये चीज़ें लोग बनाते थे। तो ये चैप्टर लंबा है दोस्तों, तो मैं काम करता हूँ इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। और आपको ये अब तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है, आप कमेंट करिएगा। कमेंट में वीडियो आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, फिर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो
आप कमेंट जरूर करिएगा, और किस सिटी से आप मुझे देख रहे हैं ये भी आप उसमें लिखिएगा। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके सेकंड पार्ट में। और ऐसे ही इस पूरी बुक न्यू लॉन्ग मैन विद स्टार्स की जो बुक है क्लास 6 की, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे आपका ये ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स हो, एक एक चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे ही हम लोग मिल करके बड़े ही आराम से पूरी बुक ख़त्म कर देंगे। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको एक एक चैप्टर के एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। हाँ, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और खूब ढेर सारा प्यार मुझे इस वीडियो पे आपको आप दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।